myself Sunil Kumar Meena, Assistant Professor of Physics, हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय पांसवाड़ा। आज हम फ्रिंज विड्थ इन वेड शेप फिल्म पढ़ेंगे। कल हमने वेड शेप फिल्म में इंटरफेरेंस पढ़ा था और इंटरफेरेंस की जो फ्रिंजें मिली थी उनकी जो चौड़ाई कितनी होगी उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एक थिन फिल्म वेड्स जो कल हमने ड्रॉ की थी वो ठीक इसी प्रकार थी। मान लिया कि किसी भी एक पॉइंट पर जो nth डार्क फ्रिंज बन रही है, मान लिया मैंने इस पॉइंट के ऊपर जिसकी tn कोई भी nth जो है यहाँ पर उसकी दूरी जो है वो xn, इस दूरी पर कोई एक डार्क फ्रिंज बन रही है और उसके बाद व्हाइट फ्रिंज बनेगी, उसके बाद अगेन दूसरी डार्क फ्रिंज बनेगी। यानी कि लेट अज्यूम यहाँ पर tn+1 पर कोई दूसरी डार्क फ्रिंज बन रही है, यानी कि उसके लिए ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी xn+1 किसी n+1 फ्रिंज के लिए। और तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दोनों फ्रिंजों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाती है? फ्रिंज विड्थ कहलाती है, जो हम पहले भी इंटरफेरेंस में पढ़ चुके हैं। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस ये होगा ये कहलाएगी आपकी बीटा फ्रिंज विड्थ। यानी कि किसी दो n+1 डार्क फ्रिंज और n वाली डार्क फ्रिंज के बीच का जो अंतर है वो उसका फ्रिंज विड्थ कहलाएगी। यानी कि इनके बीच की जो फ्रिंज विड्थ होगी वो क्या होगी? xn+1 xn, ये इनके बीच की फ्रिंज विड्थ होगी। अब हम फोकस करते हैं ये मैंने इसका नाम वगैरह मेंशन कर दिया है। अब हम किसी एक ट्राइंगल पे बात करते हैं। यानी कि हम पहले लेते हैं ट्राइंगल OANB। इस ट्राइंगल में मैं tan की आइडेंटिटी लेता हूँ। यानी कि tan की आइडेंटिटी अगर मैं लेता हूँ अगर, तो tan की आइडेंटिटी क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? AB और आपका बेस क्या होगा? OP। और AB किसके बराबर आपके? TN, यानी कि उसकी चौड़ाई, और OB किसके बराबर आपके? XN, यानी कि वो कितनी दूरी पर वो पॉइंट से कितनी दूरी पर वो बन रही है। यहां से जो हमें TN जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? XN tan थीटा मिलेगा। सिमिलरली हम विचार करते हैं ट्राइंगल OCD में। ट्राइंगल OCD, यहाँ पर जो tn+1 जो है वो इसमें भी tan की आइडेंटिटी में यहाँ पर ये ऊपर रहेगा और ये बेस नीचे रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा DC/OC, DC/OC। और DC क्या है? tn+1/OC क्या है आपका? xn+1। और इस प्रकार tn+1 की जो वैल्यू क्या आएगी वो आएगी xn+1 tan थीटा। यानी कि ये अगर इक्वेशन 1 है अगर, तो ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा? tn+1 tn बराबर क्या हो जाएगा आपका? xn+1 xn tan थीटा। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर tan थीटा दोनों में कॉमन आ जाएगा और xn+1 xn। और इक्वेशन xn+- xn जो किसके बराबर है? फ्रिंज विड्थ बीटा के बराबर। यानी कि यहाँ पर जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? tn+1 tn इक्वल टू बीटा एंड tan
बीटा, सॉरी थीटा है। नाउ जो हमें यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, इसके लिए हमें Tn+1 माइनस Tn इनकी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। हम डार्क फ्रिंज के लिए हमने पिछले वीडियो में पाथ डिफरेंस निकाला था, जो कुछ इस प्रकार आया था, 2μt cos r प्लस थीटा, ये हमारा पाथ डिफरेंस आया था। अगर कोई भी जो किरण है वो अगर नॉर्मली उस पर अगर गिरती है अगर, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन जो एंगल होता है वो बहुत ही रेयरली नियर टू जीरो होता है। यानी ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर अगर नॉर्मली कोई यानी कि परपेंडिकुलर अगर कोई जो अगर किरण गिरती है, तो वहाँ पे वो जो रिफ्लेक्शन कोण होता है, जो आर होता है, वो नियर टू नियर जीरो होता है। ये कंडीशन यहाँ अप्लाई करने पर तो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा 2μt cos थीटा बराबर n लैम्डा, जो कि हमने अभी पिछले वीडियोस में हमने देखा था निकाल करके, वो डार्क फ्रिंज के लिए आता है। यहाँ पर जो t है वो थिकनेस हम Tn वाली फ्रिंज के लिए निकालते हैं। यानी अगर मैं Tn वाली फ्रिंज के लिए निकालूं अगर मैं, तो क्या होगा 2μTn cos थीटा बराबर n और लैम्डा, ये होगा। और अगर मैं Tn+1 वाली फ्रिंज के लिए अगर पाथ डिफरेंस निकालूं अगर मैं, वो पाथ डिफरेंस क्या होगा, वो पाथ डिफरेंस होगा 2μTn - 1 cos थीटा बराबर n+1 लैम्डा, n+1 लैम्डा। यानी कि इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 देता हूँ और इक्वेशन नंबर 5 देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 में से माइनस करने पर, यानी अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या होगा, Tn+1 माइनस Tn और 2μ cos थीटा बराबर n+1 लैम्डा माइनस n लैम्डा। और जो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा इसमें से, तो बचेगा Tn+1 माइनस Tn 2μ cos थीटा बराबर, ये अंदर होगा तो n लैम्डा से n लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस n लैम्डा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बचेगा लैम्डा बचेगा। और Tn+1 माइनस Tn, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा tan थीटा, यहाँ से लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर बीटा tan थीटा 2μ cos थीटा बराबर लैम्डा। और मैं बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी कि बीटा को क्या लिख सकता हूँ, बीटा बराबर लैम्डा अपॉन tan थीटा डॉट कोस थीटा और डॉट 2μ। मैंने इस पूरे पार्ट को नीचे भेज दिया। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं sin थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। तो रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वो क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन यहाँ sin थीटा ऊपर कोस थीटा और ये कोस थीटा डॉट कोस थीटा और 2 और μ, ये टर्म यहाँ पर बचेगा। और यहाँ पर जो कोस थीटा है वो कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, बीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2μ sin थीटा, ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा। और हमने स्टार्टिंग में एक कंडीशन रखी थी कि जो ये एंगल है वो बहुत ही छोटा है। अगर ये थीटा एंगल बहुत ही छोटा होता है, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये जो इक्वेशन है वो
जो है वो हो जाएगी बीटा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 म्यू थीटा। यानी कि जो बीटा का जो फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूला किसी भी एन पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि वो कौन से नंबर की फ्रिंज है उस पर वो डिपेंड नहीं करता, यानी कि सारी फ्रिंजें लगभग बराबर सी बनती हैं। और यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि इस फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या होगा कि बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, यानी कि बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा का मतलब है जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी फ्रिंज विड्थ उतनी ही चौड़ी होगी। माना कि विजिबल रेंज में लाल रंग की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और ब्लू की कम होती है, तो लाल की जो फ्रिंज बनेगी वो चौड़ी बनती है और ब्लू की फ्रिंज हमेशा छोटी बनती है, पतली बनती है। यानी कि रेड की जो फ्रिंज विड्थ है वो ज़्यादा होगी किससे, ब्लू की फ्रिंज विड्थ से। ये नंबर 1 रिजल्ट है। नंबर 2 रिजल्ट क्या होगा, बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि किसी भी थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी ही फ्रिंज की चौड़ाई कम होती जाएगी। थिन फिल्म का जितना रिफ्रैक्टिव कम होगा थिन फिल्म चौड़ाई उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। और जो रिमेनिंग लास्ट परिणाम है नंबर 3, वो है बीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोण है जो हमने इस डायग्राम में यहाँ बनाया था, ये जो एंगल है ये एंगल जितना छोटा होगा फ्रिंज विड्थ जो है उतनी चौड़ी होगी, बड़ी दिखाई देगी, और ये जितना बड़ा होगा फ्रिंज विड्थ उतनी ही छोटी नजर आएगी। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग फेजू फ्रिंज। जो फेजू फ्रिंज क्या होती है, हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस जो है वो हमेशा पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो 2 म्यू टी कोस थीटा, ये पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करता है हमेशा। इस पार्ट डिफरेंस में हम लोग नोटिस करते हैं कि जो पार्ट डिफरेंस वो 2 चीजों पे डिपेंड कर सकता है, या तो डिपेंड कर सकता है किसी थीटा पर या किसी टी, यानी कि किसी उस फ्रिंज की चौड़ाई, यानी कि जहां तक भी वो बढ़ रही है। तो मान लिया हमने ये कंसीडर किया कि वी टेक ए कांस्टेंट एंगल, यानी कि हमने नियत कोण रखा, इस एंगल को हम चेंज नहीं करेंगे, यानी कि इफ वी टेक कांस्टेंट थीटा, अगर हम कांस्टेंट थीटा लेते हैं तो वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, वो केवल टी पर डिपेंड करेगा। यानी कि इस जो डायग्राम हम देख रहे हैं कि टी लगातार बढ़ता है, टी लगातार हमेशा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम लोग उसमें नेक्स्ट आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि टी बढ़ने पर पाथ का डिफरेंस बढ़ता है। लेकिन किसी भी कांस्टेंट टी के लिए मान लिया कि इसमें टी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसी एक जगह अगर टी भी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, यानी कि अगर एक प्लेन है अगर, और यहाँ पर अगर वो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि वो रूल के अनुसार लगातार बढ़ना चाहिए वो कंटिन्यूस, लेकिन लेट एज्यूम करो वो इस किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो टी क्या हो गई है, यहाँ पर टी कांस्टेंट हो गई है, यानी कि ए बी और सी, ए से लेके सी तक जो थिकनेस है वो क्या हो गई है, वो कांस्टेंट हो गई, और बाद में आगे टी वापस बढ़ने लगी। यानी कि जहां पर भी अगर थिकनेस टी है जो कि क्या हो, बराबर हो जाती है, तो वहां पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसमें सारी फ्रिंजें बराबर होती हैं और स्ट्रेट होती हैं, सीधी होती हैं। वो फ्रिंजें क्या होती है, सीधी होती हैं वो फ्रिंजें, और वो क्या होती है, बराबर साइज की। वरना फ्रिंजें स्ट्रेट तो होती हैं लेकिन कोई बराबर साइज की नहीं होती। आप लोग नोटिस करोगे यहाँ जो फ्रिंजें बन रही हैं वो फ्रिंजें बराबर साइज की नहीं है, क्योंकि बराबर साइज की वो कब होगी, जब वो इसमें इतनी फ्रिंज एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी कि जब वो बराबर फ्रिंजें बनती हैं किसी भी एक लोकस या किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब होता है वहां पर टी क्या है, आपका कांस्टेंट है। टी आपका क्या है, कांस्टेंट। आप देख सकते हो
यहाँ पे टी कांस्टेंट करते ही पूरा पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अगर पार्ट डिफरेंस अगर नियत हो गया अगर, तो इंटरफेरेंस पैटर्न बराबर ब्लैक एंड व्हाइट में फ्रिंज में बनता है। क्योंकि अगर हम 2 म्यू टी में हमने पिछली बार रिजल्ट में देखा था कि बीटा जो है वो टी पे डिपेंड तो नहीं करता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। इस प्रकार की फ्रिंजों को हम फेजू फ्रिंज कहते हैं। और फेजू फ्रिंज जो है वो अक्सर इंटरफेरेंस में ऑब्जर्व की जाती हैं, जिसका फर्दर हम डिस्कशन इंटरफेरोमीटर पढ़ेंगे मिचेल से का, उसमें हम इसका एक्सपेरिमेंट में इसको डिस्कस करेंगे। अब लास्ट रिमेनिंग जो बात रही है वो ये है कि हमने इतना वेट शेप फिल्म का इंटरफेरेंस पढ़ा और हमने उसका पार्ट डिफरेंस निकाला, उसकी फ्रिंज छोड़ने के, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या हुआ, उसका यूज क्या हुआ। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो होता है इसका जो एप्लीकेशन है वो नंबर 1 एप्लीकेशन होता है कि प्लेन ग्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि टू किसी भी जो ग्लास होता है वो फ्लैट है या नहीं है, मतलब कॉन्स्टेंटली वो प्लेन है या नहीं है, वो ऊबड़ खाबड़ तो है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस ग्लास को हम किसी भी सरफेस पर हम हल्का सा उसे वेट्स करते हैं, किसी भी छोटे से कोण के ऊपर उसको हल्का सा हम यूं टिल करते हैं। और जब उसको टिल करते हैं हम लोग, तो हम लोग नोटिस करते हैं कि उसको टिल करने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन हम माइक्रोस्कोप से लेते हैं। और माइक्रोस्कोप से जब हम उसको देखते हैं तो इंटरफेरेंस की जो है वो फ्रिंजें बनती हैं। और जहाँ पर अगर पूरे ग्लास में इंटरफेरेंस की जो फ्रिंजें हैं वो अगर स्ट्रेट और एक समान बन रही है अगर, तो जो प्लेन जो ग्लास है वो प्लेननेस यानी कि वो एकदम प्लेन है। और कहीं पर भी अगर इंटरफेरेंस की फ्रिंजें स्ट्रेट नहीं बन रही हैं अगर और बराबर नहीं बन रही है अगर, इसका मतलब वो ग्लास है वो कभी भी वो वहाँ पर ग्लास जो है वो फ्लैट नहीं है। ये इसका वेट शेप का जो है वो एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है जिसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। लास्ट में हम एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, थिन फिल्म इंटरफेरेंस से रिलेटेड है। हमारा क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए थिन फिल्म इज 1.42, यानी कि हमने एक थिन फिल्म ली है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.42 है। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.42 ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। और फिर इसमें सोडियम लैंप ऑफ वेवलेंथ 5.9 × 10⁻⁷ मीटर, यानी कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की गई। सोडियम लैंप हमेशा मोनोक्रोमेटिक नियर टू नियर मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें देता है। तो इसका मतलब हमारा जो वेवलेंथ है वो कितना है 5.9 × 10⁻⁷ मीटर, ये हमें वेवलेंथ दी है। और हमें क्या गिवन है, हमें अब निकालना क्या है, हमें निकालना है द मिनिमम थिकनेस ऑफ थिन फिल्म। हमें मिनिमम थिकनेस निकालनी है थिन फिल्म की फॉर ब्राइट फिल्म। देखो यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करने वाली चीज है वो ये कि हमें एक तो मिनिमम थिकनेस निकालनी है, यानी कि हमें एक तो मिनिमम थिकनेस निकालनी है और दूसरा क्या है फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालनी है। तो हमें पता है कि जो ब्राइट फ्रिंज और जो डार्क फ्रिंज बनती हैं वो थिन फिल्म में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटेड रे की वजह से बनती है। और सबसे जो पहली ब्राइट फ्रिंज बनती है वो बनती है रिफ्लेक्शन के कारण, और उसके लिए और वो मिनिमम थिकनेस का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर जो हमें कंस्ट्रक्टिव का जो ऑर्डर लेना है वो 1 लेना, यानी कि
ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि ब्राइट फ्रिंज हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनती है। और मिनिमम थिकनेस की जो है उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा पाथ डिफरेंस फॉर रिफ्लेक्टेड रे। वो क्या होगा? वो होगा 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन लैम्बडा। और ये किसके लिए है? ब्राइट फ्रिंज, यानी कि मैंने कंस्ट्रक्टिव वाला पार्ट डिफरेंस लगाया। किसके लिए? ब्राइट फ्रिंज के लिए। और यहां पर मुझे मिनिमम थिकनेस चाहिए, तो मिनिमम थिकनेस का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट थिंग हुई, पहली जो थिकनेस होगी वही तो होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो n है वो n क्या हो जाएगा? 1। n क्या हो जाएगा आपका? 1, यानी कि नंबर 1। और अगर मैं यहाँ n जो है वो 1 रखता हूँ तो ये पार्ट डिफरेंस लैम्बडा के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें म्यू हमें गिवन है, t हमें ज्ञात करना है, हमें थिकनेस ऑफ फिल्म हमें ज्ञात करनी है। और कोस r है रिफ्लेक्टिव एंगल है, जो कि मिनिमम थिकनेस के लिए कितना होगा? 0। मिनिमम थिकनेस के लिए कितना होगा? 0, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए मिनिमम थिकनेस r कितना होगा? 0, यानी कि पहली फ्रिंज बन रही है। और पहली फ्रिंज के लिए हमेशा एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो इन दोनों को इसमें अप्लाई करने पर हमें जो पार्ट डिफरेंस जो मिलेगा वो मिलेगा 2 म्यू टी कोस 0 डिग्री इक्वल टू n इक्वल टू 1 और लैम्बडा। और यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? यानी कि यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पर 1 पुट हो जाएगा, तो हमारा जो रिमेनिंग जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा 2 म्यू टी इक्वल टू लैम्बडा। ये हमारा कोस 1 को यहाँ अप्लाई किया तो बचेगा 2 म्यू टी इक्वल टू लैम्बडा। अब हमें टी हमें ज्ञात करना है, तो अगर हमें टी हमें ज्ञात करना है अगर, तो लैम्बडा अपॉन 2 म्यू। और यहाँ पर हमें जो लैम्बडा की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, हमें लैम्बडा की वैल्यू ये गिवन है। तो लैम्बडा की वैल्यू को पुट करने पर 5.9 इंटू 10⁻⁷ ये मैंने लैम्बडा की वैल्यू पुट की। और जो इसके न्यूमिनेटर में है और इसके डिनोमिनेटर में जो है वो है 2 मल्टीप्लाई म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.42 दी गई है, यानी कि 1.42 दी गई है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो t इक्वल टू 5.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ अपॉन 2 इंटू 1.42 होगा 2.84 होगा। और यदि मैं इसका भाग इसमें लगाता हूँ, मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो मेरी t की जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो आएगी 2.07766। और ये यहाँ पर जो इसकी यूनिट है वो क्या है? मीटर में है। तो ये थिकनेस कितनी आएगी? मीटर में आएगी, इंटू 10⁻⁷ मीटर। और जो लास्ट है इसको मैं नियर टू नियर अगर लिखना चाहूँगा तो t नियर टू नियर 2.08, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.08 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये हमारी थिकनेस आएगी ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर मिनिमम थिकनेस ऑफ थिन फिल्म के लिए।